हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई हयात होटल। वंश मीटिंग खत्म करके रूम से बाहर निकलता है और होटल से बाहर जाने लगता है। तभी उसे सामने एक शख्स नजर आता है जिसे देखकर वंश का चेहरा कठोर हो जाता है, लेकिन वो उस शख्स से बिना कोई बात किए वहां से जाने लगता है। तभी वो शख्स वंश को रोकते हुए कहता है, अरे अरे मिस्टर ओबरॉय, ऐसी भी क्या नाराजगी जो आप हमसे मिले बिना ही जा रहे हैं। उस शख्स की आवाज सुनकर वंश रुक जाता है और उस शख्स की तरफ देखते हुए कहता है, वो क्या है ना मिस्टर चौधरी, मैं आपकी तरह इतना फ्री नहीं रहता जो लोगों से मिलता फिरूं। वंश की बात सुनकर मिस्टर चौधरी को बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़े गुस्से से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मिस्टर चौधरी की बात सुनकर वंश हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर उमेश चौधरी इतने बेवकूफ़ है जो उन्हें मेरी सीधी सी बात भी नहीं समझ आई। और रही बात आपको भूलने की, तो आपको लगता है कि आप में याद रखने लायक कुछ है। वंश की बात सुनकर अब तो मिस्टर चौधरी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से से वंश को देखते हुए कहते हैं, तुम। मिस्टर चौधरी इससे आगे कुछ कहते उससे पहले ही वंश उनकी बात को काटते हुए कहता है, शांत हो जाइए मिस्टर चौधरी, क्यों इस उम्र में अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। और सच वैसे भी कड़वा होता है, अब चॉइस आपकी है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या इग्नोर। इतना कहकर वंश वहां से आगे बढ़ जाता है। वंश को वहां से जाता देख मिस्टर चौधरी कहते हैं, मिस्टर वंश ओबरॉय, अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारी अकड़ ना निकाली तो मेरा नाम भी उमेश चौधरी नहीं। इतना कहकर मिस्टर चौधरी होटल के अंदर चले जाते हैं। वहीं माही भी अब तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई थी। माही एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आती है। बाहर पहले ही कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो कि वंश ने माही की सिक्योरिटी के लिए भेजे थे। माही को बाहर आता देख एक बॉडीगार्ड तुरंत माही के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और माही कार में बैठ जाती है और बॉडीगार्ड्स भी दूसरी कार में बैठ जाते हैं और सभी गाड़ियां एक साथ ओबरॉय मैंशन की तरफ बढ़ जाती हैं। कुछ ही देर में सभी कार्स ओबरॉय मैंशन के बाहर आकर रुकती हैं और एक बॉडीगार्ड जल्दी से आकर माही की कार का दरवाजा खोलता है और माही बाहर आती है और सीधा अंदर जाने लगती है। जब मेड्स माही को अंदर आता देखती हैं तो उसे सिर झुकाकर वेलकम करती है। आज कई दिनों बाद माही घर आई थी। उसे देखकर सब मेड्स बहुत खुश थी क्योंकि माही के घर में होने से वंश भी नॉर्मल बिहेव करता था, वरना वंश हमेशा एक रोबोट की तरह सब चीजें करता था। माही भी सबसे मिलकर अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। वहीं बानी के रूम में बानी घर में बैठकर बहुत बोर हो रही थी। वो वंश को कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे लगा कि वंश काम में बिजी होगा और अगर वो उसे फोन करेगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप बैठकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें 1 बजने वाले थे। उसे देखकर वो और ज़्यादा उदास हो जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, क्या यार, और कितने दिन ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऊपर देखते हुए कहती है, क्या भगवान जी, आपको ज़रा भी दया नहीं आती मुझ नन्ही सी बच्ची पर। एक काम करने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर होता है ये इमरजेंसी हॉलीडेज जो टोटली अनप्लैन्ड होते हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई घर के अंदर आया हो। एक पल को बानी डर जाती है और सोचती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वंश अंदर आता है और मुस्कुराते हुए बानी से कहता है, कैसी हो जान। वंश की आवाज सुनकर बानी अपने ख्यालों से बाहर आती है, लेकिन जो वंश ने कहा वो उसने सुना ही नहीं था। इसलिए जब वो वंश को देखती है तो जल्दबाजी में उसे देखते हुए कहती है, आप यहाँ? क्या इस समय आपको ऑफिस में नहीं होना चाहिए था? बानी की बात सुनकर वंश बानी को घूरते हुए कहता है, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? या तुम किसी और का वेट कर रही थी और इसलिए मुझे यहाँ देखकर डिसअपॉइंट हो गई? और मैडम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं बॉस हूँ, एम्प्लॉय नहीं, जो मुझे जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत हो। वंश की बात सुनकर बानी को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया वंश को। वो वंश को देखते हुए उदासी से कहती है, आई एम सॉरी वंश, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो।
बानी को उदास देखकर वंश को अच्छा नहीं लगता और वो बानी के पास बैठते हुए उसे प्यार से देखते हुए कहता है, हे, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सॉरी कहने की ज़रूरत है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तो चलो अब जल्दी से स्माइल करो। वंश की बात सुनकर बानी मुस्कुराने लगती है। बानी को मुस्कुराता देख वंश भी खुश हो जाता है और बानी को गले लगाते हुए कहता है, तुमने लंच किया? वंश की बात सुनकर बानी ना में अपना सिर हिलाती है। बानी का इशारा समझ वंश उससे दूर होते हुए कहता है, बानी, तुमने अब तक अपना लंच क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी है। वंश की बात सुनकर बानी बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, मुझे ये खाना नहीं खाना, और वो दवाई वो तो बहुत बेकार है। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए बानी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, जान, आपको कुछ दिन तक एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाएंगी तब आप जो बोलेंगी मैं आपको वही खिलाऊंगा, ठीक है? अब चलो जल्दी से लंच कर लो। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, वंश प्लीज़ मुझे। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश झूठा गुस्सा दिखाते हुए बानी से कहता है, बानी, तुम्हें यही खाना पड़ेगा और अब मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी, और अगर तुम नहीं खाओगी तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें खिलाने के। तुम कहो तो मैं उन्हें यूज़ करूं? वंश की बात सुनकर बानी हैरान हो जाती है और थोड़ा चिढ़ते हुए वंश से कहती है, नो थैंक यू, मैं खुद खा लूंगी। बानी को ऐसे चिढ़ते देख वंश अंदर ही अंदर हंसता है और बानी के हाथों में खाने का बाउल रख देता है। बानी एक नज़र वंश को और एक नज़र खाने को देखती है और फिर खाना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद उसका खाना खत्म हो जाता है। वंश बानी को उसकी मेडिसिन खिला देता है और रेस्ट करने को कहकर अच्छे से बेड पर लिटा देता है और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगता है। बानी वंश का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वंश उसके साथ है और उसकी इतनी परवाह करता है। ऐसे ही वंश के बारे में सोचते सोचते कब बानी को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और वो सो गई। वंश बानी को यूं चैन से सोता देख मुस्कुराने लगता है और वहीं उसके पास बैठकर अपना लैपटॉप निकालकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो बानी को भी चेक कर रहा था। वंश को बानी के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था, इसलिए वो उससे दूर नहीं रहना चाहता था और बानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी चिराग के कैबिन में जिया जॉब को छोड़ने का कहकर जाने लगती है कि तभी चिराग उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जिसे जिया ने जल्दबाजी में साइन कर दिया था। जिया जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी चिराग को, जो चेयर पर बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे इस तरह चिराग को मुस्कुराता देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उन पेपर्स को फाड़ देती है और चिराग को देखते हुए चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है, यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ रख लोगे? नेवर, मैं नहीं मानती इस कॉन्ट्रैक्ट को और ना ही इस झूठी शादी को, समझे? तुम बेवकूफ होने के साथ साथ निहायत ही घटिया इंसान हो मिस्टर चिराग दीवान। तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिया की बात सुनकर चिराग उसे कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। ये हंसी उसकी जीत की थी जो जिया को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। जिया भी कहीं ना कहीं जानती थी कि इन पेपर्स को फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। चिराग के पास इनकी ना जाने कितनी कॉपीज होंगी, लेकिन वो फिर भी खुद को झूठा दिलासा दे रही थी और चिराग से जवाब की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जब जिया देखती है कि चिराग उसे कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो एक बार फिर गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, आंसर मी डैम इट, क्यों किया तुमने ऐसा? अब जिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। वो मन ही मन उस दिन को, उस पल को कोस रही थी जब वो चिराग से पहली बार मिली थी। जब चिराग देखता है कि जिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से अपने चेयर से उठ जाता है और जिया के पास जाकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट, प्लीज डोंट क्राई। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। चिराग को खुद की परवाह करता देख जिया थोड़ा शांत होती है और चिराग से प्यार से बात करके इस मैटर को सॉल्व करने के बारे में सोचती है और चिराग की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहती है, तुम चाहते हो ना मैं रोना बंद कर दूं? तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, प्लीज। चिराग, जो जिया से प्यार से बात कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था,
वो उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से जिया को देखते हुए कहता है, जिया तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें ये जॉब करनी ही होगी और इस शादी को भी एक्सेप्ट करना होगा। चिराग की बात सुनकर जिया की जो रही सही उम्मीद थी वो भी टूट जाती है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। जिया को इस तरह टूटता देख चिराग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करता है और एक बार फिर जिया को देखते हुए प्यार से कहता है, जिया लिसन टू मी केयरफुली, आई लव यू स्वीट हार्ट। मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी मुझसे दूर जाओ, इसलिए मैंने ये सब किया। जब मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। फिर उसके बाद तुम्हारा कंपनी में इंटरव्यू के लिए आना, उस दिन मैंने दूसरी बार तुम्हें देखा था। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश था और चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहो। मैं मानता हूँ शायद मेरा तरीका गलत है, लेकिन जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार बिल्कुल सच्चा है। तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अब से सिर्फ और सिर्फ चिराग दीवान की हो। तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर चिराग चुप हो जाता है और जिया की तरफ देखता है जो अभी भी रो रही थी। चिराग नहीं जानता था कि जिया ने उसकी बात सुनी या नहीं, लेकिन ये बातें वो जिया को बताना चाहता था। चिराग अभी भी जिया को देखते हुए उसे जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जिया एक नज़र उठाकर भी चिराग को नहीं देखती। चिराग को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिया को कैसे शांत करे। वो अपनी सोच में खोया था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब चिराग नज़र उठाकर उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी तो वो हैरान परेशान हो जाता है। ऐसा क्या देखा था चिराग ने जिसकी वजह से वो परेशान हो गया? क्या जिया एक्सेप्ट करेगी चिराग को? क्या चिराग ने जो किया वो सही था? चिराग का ये कदम क्या मोड़ लाएगा चिराग और जिया की ज़िंदगी में? क्या जिया करेगी चिराग को माफ़? क्या होगा जब मानी को पता चलेगा जिया की शादी के बारे में? क्या होगा जब वंश करेगा माही से उसके और विवान के रिश्ते की बात? क्या माही बताएगी वंश को अपने और विवान के रिश्ते का सच? क्या माही जान पाएगी विवान के इस बर्ताव के पीछे का सच? क्या हुआ था माही और विवान के अतीत में? आखिर कौन था बानी के एक्सीडेंट के पीछे? क्या वंश और बानी हो पाएंगे एक, या होगा कोई जो करेगा इन दोनों को एक दूसरे से दूर? क्या सब जैसा दिख रहा है वैसा ही है या है कोई छलावा? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्के की इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 30वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो चिराग ने किया वो सही था। कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।